नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोरी वर्ल्ड वाइड चैनल में स्वागत है। आपके लिए डेली एक नई कहानी लेकर आता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक को हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इस कहानी को आधा सुन लिया तो पूरी सुने बिना रह नहीं पाएंगे। हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और क्लाइमेक्स वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की दहशत भरी कहानी। मेरा नाम अर्दब कुछ 6 महीने पहले शुरू हुआ था, जब मुझे भारतीय तटरक्षक विभाग से एक पत्र मिला। मैं समुद्री इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ था और पिछले 15 वर्षों से विभिन्न प्रकाश स्तंभों की देखभाल और मरम्मत का काम करता आ रहा था। यह पत्र कुछ असामान्य था। उन्होंने मुझसे एक दूरस्थ द्वीप पर स्थित प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस की जांच करने और उसे पुनः चालू करने के लिए कहा था। द्वीप का नाम था काला द्वीप, बंगाल की खाड़ी में कहीं गहराई में स्थित एक छोटा निर्जन टापू। पत्र में लिखा था कि यह प्रकाश स्तंभ पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन नई शिपिंग लाइनों के कारण इसे फिर से सक्रिय करना आवश्यक हो गया था। पैसे अच्छे थे, बहुत अच्छे, शायद बहुत ज्यादा अच्छे, लेकिन उस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरी बेटी आरा की कॉलेज फीस भरनी थी और पत्नी की मृत्यु के बाद से खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे स्वीकृति पत्र भेज दिया और आरा को मेरी बड़ी दीदी के पास भेज दिया। 2 सप्ताह बाद मैं चेन्नई के बंदरगाह पर खड़ा था, एक छोटी नाव की प्रतीक्षा में जो मुझे काला द्वीप तक ले जानी थी। बंदरगाह के मजदूर और नाविक जब द्वीप का नाम सुनते तो अजीब नजरों से मुझे देखते। कुछ ने तो खुलकर मना किया कि वे मुझे वहां नहीं ले जाएंगे। अंततः एक बूढ़ा मछुआरा जिसका नाम इब्राहिम था मुझे ले जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन नाव में बैठने से पहले उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, साहब, मैं आपको वहां छोड़ दूंगा, लेकिन वापस लेने नहीं आऊंगा। आपको अपना इंतजाम खुद करना होगा। क्यों? मैंने पूछा। क्या समस्या है उस द्वीप में? इब्राहिम ने समुद्र की ओर देखा, जैसे शब्दों की तलाश कर रहा हो। वह जगह अशुभ है, वहां बुरी चीजें होती हैं। पिछले 30 सालों में जो भी वहां गया वापस नहीं आया। कुछ की लाशें समुद्र में तैरती मिली, कुछ बस गायब हो गए। मैं उस समय हंस दिया था। मैं विज्ञान में विश्वास करने वाला इंसान था। भूत प्रेत, आत्माएं, ये सब मुझे बकवास लगता था। अंधविश्वास, मैंने कहा, बस पुरानी कहानियां हैं। इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और नाव चलाना शुरू कर दिया। समुद्र का सफर लगभग 6 घंटे का था। जैसे जैसे हम तट से दूर जाते गए, समुद्र का रंग बदलता गया। हल्का नीला से गहरा नीला, फिर लगभग काला। आकाश में बादल घिरने लगे। हालांकि मौसम विभाग ने साफ मौसम की भविष्यवाणी की थी। हमेशा ऐसा होता है, इब्राहिम ने कहा। जब मैंने आकाश की ओर इशारा किया, जब भी कोई इस द्वीप की ओर जाता है मौसम खराब हो जाता है, जैसे समुद्र खुद नहीं चाहता कि कोई वहां जाए। शाम के लगभग 5 बजे मुझे क्षितिज पर कुछ दिखाई दिया, एक छोटा काला धब्बा। जैसे जैसे हम करीब आए, वह धब्बा एक द्वीप का आकार लेने लगा और उस द्वीप के बीचों बीच आकाश को छूता हुआ एक विशाल प्रकाश स्तंभ खड़ा था। काला द्वीप वास्तव में काला था। काली चट्टानें, काली रेत और घने अंधेरे पेड़। प्रकाश स्तंभ सफेद और लाल धारियों वाला था, लेकिन वर्षों की उपेक्षा से उस पर काई और जंग लग गई थी। यह लगभग 200 फीट ऊंचा था, ब्रिटिश काल में बना हुआ। इब्राहिम ने नाव को किनारे लगाया। मैं यहीं तक आया हूं, उसने कहा। आपका सामान उतार दो, मैं चला जाऊंगा। इतनी जल्दी? मैंने कहा। कम से कम रात तो रुक जाओ, सुबह जाना। नहीं, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सूरज डूबने से पहले मुझे यहां से जाना होगा। और साहब, एक आखिरी बात, अगर आपको कोई आवाजें सुनाई दें, कोई आपको पुकारे, तो जवाब मत देना। चाहे कुछ भी हो, जवाब मत देना। मैं कुछ कहता उससे पहले उसने मेरा सामान जल्दी से किनारे पर रख दिया और नाव वापस घुमा दी। मिनटों में वह एक छोटा बिंदु बन गया और फिर पूरी तरह गायब हो गया। मैं अकेला था, पूरी तरह से अकेला, एक निर्जन द्वीप पर, एक परित्यक्त प्रकाश स्तंभ के साथ। मैंने अपना सामान उठाया
एक बड़ा बैग जिसमें कपड़े, उपकरण और 2 सप्ताह का राशन था। तटरक्षक विभाग ने कहा था कि मुझे 2 सप्ताह में काम पूरा करना है और फिर वे मुझे लेने के लिए एक नाव भेजेंगे। प्रकाश स्तंभ की ओर चलते हुए मैंने चारों ओर नजर डाली। द्वीप छोटा था, शायद 1 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ा। घने पेड़ों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। कोई इमारत नहीं, कोई जीवन का चिन्ह नहीं, यहाँ तक कि चिड़ियों की आवाज भी नहीं। बस समुद्र की लहरों की आवाज और हवा की सरसराहट। प्रकाश स्तंभ का दरवाजा लोहे का बना था और जंग से लाल हो गया था। मुझे जो चाबी दी गई थी वह पहले प्रयास में नहीं खुली। थोड़ी मेहनत के बाद ताला खुला और दरवाजा धीरे धीरे कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, घना, लगभग ठोस अंधेरा। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। हवा बासी थी, सड़ांध और नमी की गंध से भरी। टॉर्च की रोशनी में मैंने चारों ओर देखा। यह एक गोलाकार कमरा था जिसके बीच में सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और नोटिस लगे हुए थे जो समय के साथ फीके पड़ गए थे। फर्श पर पुराने फर्नीचर के टुकड़े बिखरे थे, एक टूटी मेज, कुछ कुर्सियां, किताबों के ढेर। एक कोने में एक पुराना रेडियो पड़ा था। मैंने अपना सामान एक कोने में रखा और ऊपर की ओर देखा। सीढ़ियां अंधेरे में गायब हो जाती थीं। मुझे ऊपर जाना था, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर, जहां मुख्य दीपक और जनरेटर था। लेकिन पहले मुझे यहां नीचे अपने रहने की व्यवस्था करनी थी। सूरज तेजी से डूब रहा था और मुझे अंधेरा होने से पहले सब कुछ तैयार करना था। मैंने फर्श को साफ किया, अपना स्लीपिंग बैग बिछाया और लालटेन जलाई। रोशनी से कमरा थोड़ा कम भयावह लग रहा था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज क्षितिज को छू रहा था, समुद्र को लाल नारंगी रंग में रंग रहा था। और उस क्षण मैंने कुछ अजीब देखा। समुद्र में द्वीप से थोड़ी दूर कुछ तैर रहा था। पहले मैंने सोचा कि यह कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन फिर यह हिला। यह इंसानी आकार का था। मैं खिड़की के करीब गया, आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, बस खाली समुद्र। थकान, मैंने खुद से कहा, लंबी यात्रा की थकान। मैंने रात का खाना बनाया, डिब्बा बंद बीन्स और ब्रेड। खाते समय मैंने फर्श पर बिखरी किताबों को देखा। उठाकर देखा तो वे प्रकाश स्तंभ के रख रखाव से संबंधित थीं, लेकिन उनके बीच एक पुरानी डायरी भी थी। डायरी का कवर चमड़े का बना था, पुराना और फटा हुआ। मैंने उसे खोला। पहले पृष्ठ पर लिखा था, कप्तान विलियम स्टीवर्ट की डायरी, काला द्वीप, प्रकाश स्तंभ, 1952। मेरी उत्सुकता जग गई। मैं पढ़ने लगा। 15 जनवरी 1952, आज मैं काला द्वीप पर पहुंचा। यह एक सुंदर द्वीप है, हालांकि थोड़ा निर्जन। प्रकाश स्तंभ भव्य है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना। मुझे यहाँ 6 महीने रहना है और मैं इस अवसर के लिए उत्साहित हूँ। अकेलापन मुझे परेशान नहीं करता। वास्तव में मैं इसका स्वागत करता हूँ। 22 जनवरी 1952, पहला सप्ताह शांति से बीता। दिन में मैं प्रकाश स्तंभ की देखभाल करता हूँ, शाम को किताबें पढ़ता हूँ, रात में दीपक जलाता हूँ और समुद्र को देखता हूँ। यह सब बहुत शांतिपूर्ण है। 5 फरवरी 1952, आज रात कुछ अजीब हुआ। मैं सो रहा था जब मुझे आवाज सुनाई दी, किसी का रोना। मैं उठा और खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद हवा की आवाज थी। 12 फरवरी 1952, फिर वही आवाज, लेकिन इस बार साफ थी। कोई औरत रो रही थी। मैं बाहर गया, पूरे द्वीप में घूमा, कोई नहीं था। मैं पागल हो रहा हूं क्या? 20 फरवरी 1952, आवाजें अब हर रात आती हैं। सिर्फ रोना नहीं, बल्कि कानाफूसी भी, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। लेकिन जब मैं पलटता हूं, वहां कोई नहीं होता। मैंने द्वीप के इतिहास के बारे में पूछताछ की। पता चला कि 1800 के दशक में यहां एक गांव था, लेकिन एक रात पूरा गांव गायब हो गया। 50 से अधिक लोग, कोई निशान नहीं, कोई संकेत नहीं, बस गायब। 1 मार्च 1952 मैंने उन्हें देखा, समुद्र में तैरते हुए शरीर, दर्जनों। लेकिन जब मैं करीब से देखने गया, वे गायब हो गए। ये असली है, यहां कुछ है, कुछ भयानक। 8 मार्च 1952, वे मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। विलियम, विलियम, हमारे साथ आओ। पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत अच्छा है। मैं पागल नहीं हो रहा, मैं जानता हूं कि यह असली है।
15 मार्च 1952 में अब ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। वे हर रात करीब आते जा रहे हैं। मैं उन्हें सीढ़ियों पर सुन सकता हूं, गीले पैरों की आवाज, टप 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 ऊपर आते हुए। आज रात मैं दरवाजा बंद कर लूंगा, सभी खिड़कियां बंद कर लूंगा। शायद डायरी यहीं खत्म हो गई थी। आखिरी पन्ना अधूरा था, जैसे लिखते लिखते कुछ हो गया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने डायरी बंद की और चारों ओर देखा। कमरा अचानक बहुत छोटा और बहुत ठंडा लग रहा था। बकवास, मैंने जोर से कहा, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने घड़ी देखी, रात के 9 बजे थे। मुझे सोना चाहिए था क्योंकि सुबह बहुत काम था, लेकिन अब नींद बहुत दूर लग रही थी। मैंने लालटेन को थोड़ा तेज किया और स्लीपिंग बैग में घुस गया। मैंने अपने फोन की जांच की, कोई सिग्नल नहीं, जैसी उम्मीद थी। मैंने आरा की आखिरी तस्वीर देखी, उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर। तुम्हारे लिए बेटी, मैंने फुसफुसाया। बस 2 सप्ताह। मैं आंखें बंद करने ही वाला था जब मुझे आवाज सुनाई दी। टप, मैं जम गया। टप टप, पानी की बूंदों की आवाज कहीं ऊपर से आ रही थी। बारिश, मैंने सोचा, बस बारिश है। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे। टप टप टप, आवाज तेज हो रही थी और अब यह सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थी, यह कदमों की तरह लग रहा था। गीले कदम सीढ़ियों पर। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वह बाहर निकल आएगा। मैंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा। टप टप टप, आवाज करीब आ रही थी, नीचे आ रही थी। कौन है, मैंने पुकारा। हालांकि मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज रुक गई। सन्नाटा, पूर्ण सन्नाटा। मैं वहीं बैठा रहा, टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर केंद्रित, दिल धड़कता हुआ, हर मांसपेशी तनी हुई। कुछ नहीं हुआ। मिनट बीत गए, 5, 10, 15। धीरे धीरे मैंने थोड़ा आराम किया। पुरानी इमारत, मैंने खुद से कहा। पाइप, पानी का रिसाव, कुछ और नहीं। लेकिन मैं पूरी रात जागता रहा, टॉर्च हाथ में, हर छोटी आवाज पर चौंकता हुआ। सुबह की रोशनी ने मुझे थोड़ा साहस दिया। धूप में प्रकाश स्तंभ कम भयावह लग रहा था। बस एक पुरानी इमारत जिसे मरम्मत की जरूरत थी। मैंने नाश्ता बनाया, कॉफी और बिस्किट, और फिर अपने उपकरण उठाए। समय था प्रकाश स्तंभ का निरीक्षण करने का। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने हर कदम को ध्यान से देखा। वे पत्थर की बनी थीं, घिसी हुई और असमान। दीवारों पर काई लगी थी और हवा नम थी। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, प्रकाश कम होता गया। छोटी छोटी खिड़कियां थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर गंदगी और जाले से ढकी थी। पहली मंजिल पर एक छोटा कमरा था, शायद भंडारण के लिए इस्तेमाल होता था। अंदर पुराने बक्से और उपकरण बिखरे थे। दूसरी मंजिल पर एक और कमरा था, यह थोड़ा बड़ा था। यहाँ एक पुराना बिस्तर था, एक मेज और कुछ किताबें। शायद यहाँ प्रकाश स्तंभ रखवाला रहता था। बिस्तर पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन रुको, धूल में कुछ निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में यहां लेटा हो। मैं वहीं शॉक हो गया, लेकिन मैंने खुद को शांत किया। शायद जानवर, मैंने सोचा, चूहे या कुछ और। मैं आगे बढ़ा। तीसरी मंजिल, फिर चौथी। हर मंजिल पर छोटे छोटे कमरे, सभी परित्यक्त, सभी समय में जमे हुए। और फिर अंत में मैं सबसे ऊपर पहुंचा। लालटेन कक्ष। यह एक गोलाकार कमरा था, चारों ओर शीशे की खिड़कियां, बीच में विशाल लेंस और दीपक की व्यवस्था थी। एक कोने में जनरेटर रखा था। मैंने चारों ओर देखा। यह जगह बाकी प्रकाश स्तंभ से अलग थी। यहां धूल नहीं थी, सब कुछ साफ था, जैसे किसी ने हाल ही में यहां सफाई की हो। यह असंभव था। यह जगह 20 साल से बंद थी। मैंने जनरेटर की जांच की। यह पुराना था, लेकिन अच्छी हालत में लग रहा था। मैंने ईंधन टैंक चेक किया, खाली। अच्छा, मैं अपने साथ ईंधन लाया था। मैं काम में लग गया। जनरेटर की सफाई, तेल बदलना, पुर्जों की जांच, यह परिचित काम था और इसने मेरे मन को शांत किया। दोपहर तक मैंने जनरेटर को चालू करने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार। चौथी कोशिश में वह गड़गड़ाहट के साथ चालू हो गया। मैं मुस्कुराया। प्रगति, अच्छी प्रगति। अब दीपक और लेंस की जांच करनी थी। मैं उनकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी मुझे कुछ दिखा। खिड़की पर, शीशे पर कुछ लिखा था। उंगली से लिखा गया, धूल में। भाग जाओ। मैं वहीं जम गया। यह ताजा था। अक्षर साफ थे, धुंधले नहीं। किसी ने हाल ही में यह लिखा था।
लेकिन यहां कोई नहीं था, सिर्फ मैं। पूरे द्वीप पर सिर्फ मैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चारों ओर देखा, हर कोने में, हर छाया में कोई नहीं था। शांत हो जाओ अर्जुन, मैंने खुद से कहा। शायद यह पुराना है, शायद हवा ने धूल उड़ाई और यह आकार बन गया। लेकिन यह बहाना भी कमजोर था। वे शब्द बिल्कुल साफ थे, जानबूझकर लिखे गए थे। मैंने अपनी आस्तीन से उन्हें मिटा दिया और काम पर वापस लौट आया। लेकिन मेरा मन अब भटक रहा था। शाम तक मैंने दीपक का आधा काम पूरा कर लिया था। कल मैं इसे पूरा करूंगा और फिर एक टेस्ट चला सकता हूं। मैं नीचे उतरा, थका हुआ लेकिन संतुष्ट। काम अच्छा चल रहा था। 2 सप्ताह में सब कुछ हो जाएगा। नीचे के कमरे में वापस आकर मैंने रात का खाना बनाया, सूप और चावल। खाते हुए मैंने फिर से कप्तान स्टीवर्ट की डायरी देखी। नहीं, मैंने खुद से कहा, उसे मत पढ़ो, वह तुम्हें और डराएगी। लेकिन जिज्ञासा तेज थी। मैंने डायरी उठाई और अगला पन्ना खोला, लेकिन वहां कुछ और था। डायरी के पीछे कुछ पन्ने फटे हुए थे और उन फटे पन्नों के बीच एक और नोट छुपा हुआ था, अलग लिखावट में। 25 जून 1975। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं यहां प्रकाश स्तंभ की मरम्मत के लिए आया था। मुझे विलियम स्टीवर्ट की डायरी मिली। पहले मैंने सोचा कि वह पागल था, लेकिन अब मैं समझ गया, वह सही था। वे असली हैं। जो कुछ भी यहां है वह असली है। पहली रात मैंने उन्हें सुना, दूसरी रात मैंने उन्हें देखा, तीसरी रात वे मेरे कमरे में आए। मैं भाग नहीं सकता। नाव 2 दिन बाद आएगी। मुझे यहां बचना है। अगर कोई यह पढ़े तो कृपया इस जगह को बंद कर दो, इसे जला दो, कुछ भी करो, लेकिन किसी को यहां मत आने दो। वे भूखे हैं, हमेशा भूखे। नोट यहीं खत्म हो गया था। नीचे खून के धब्बे थे। मेरे हाथों से डायरी गिर गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं उसे सुन सकता था। नहीं, मैंने फुसफुसाया, यह संभव नहीं है। लेकिन तभी मुझे आवाज सुनाई दी, स्प्लैश, बाहर से, समुद्र से। मैं खिड़की की ओर भागा और बाहर देखा। समुद्र शांत था, लेकिन किनारे पर उथले पानी में कुछ था। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और बाहर की ओर रोशनी डाली, और फिर मैंने उन्हें देखा। लोग, दर्जनों लोग, पानी में खड़े मेरी ओर देख रहे। वे सामान्य नहीं थे। उनकी त्वचा पीली और फूली हुई थी, जैसे अभी फट जाएगी। उनकी आंखें खाली थीं, सिर्फ काले गड्ढे, और वे पूरी तरह स्थिर खड़े थे, बस मुझे घूर रहे थे। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। और फिर एक साथ वे सभी एक कदम आगे बढ़े। वे किनारे की ओर आ रहे थे, मेरी ओर आ रहे थे। मैं खिड़की से पीछे हटा और दरवाजे की ओर भागा। मैंने उसे बंद किया, ताला लगाया और फिर भारी मेज को उसके सामने खींच लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। यह असली नहीं है, मैं बुदबुदाया। यह असली नहीं हो सकता। लेकिन तभी मुझे आवाज सुनाई दी, दरवाजे के बाहर से, खुरचने की आवाज, और फिर आवाजें। अर्जुन, बाहर आओ, हमारे साथ आओ। आवाजें कानाफूसी की तरह थीं, लेकिन मैं उन्हें साफ सुन सकता था। दरवाजा खोलो अर्जुन, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। मैंने अपने कान बंद कर लिए, कोने में सिकुड़ गया। नहीं 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 नहीं। खुरचने की आवाज तेज हो गई। दरवाजा हिलने लगा। वे अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मैं वहीं बैठा रहा, आंखें बंद, हाथों से कान बंद किए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि यह बस एक बुरा सपना हो। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। खुरचना, आवाजें, सब कुछ, सन्नाटा। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ हटाए और चारों ओर देखा। दरवाजा स्थिर था, कोई आवाज नहीं। मैं उठा धीरे धीरे और खिड़की की ओर गया। टॉर्च से बाहर देखा। समुद्र तट खाली था, कोई नहीं था। क्या मैं पागल हो रहा हूं? मैंने खुद से पूछा। लेकिन तभी मैंने दरवाजा देखा और मेरा खून जम गया। दरवाजे पर, लकड़ी पर गहरे खरोंच के निशान थे, ताजे निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। यह असली था, यह सब असली था। मैं फर्श पर गिर गया, सिर हाथों में लिए। मैं फंस गया था एक शापित द्वीप पर, भयानक चीजों के साथ, और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। नाव 2 सप्ताह बाद आएगी, 14 दिन, 14 रातें। क्या मैं इतने समय तक जीवित रह पाऊंगा? मैं पूरी रात जागता रहा, कोने में बैठा, टॉर्च हाथ में, हर छोटी आवाज पर चौंकता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाकी रात शांत रही। सुबह जब पहली किरण खिड़की से अंदर आई
तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं उठा। शरीर दर्द कर रहा था और आंखें भारी थीं, लेकिन मुझे जीवित होने का एहसास हुआ। मैंने दरवाजे से मेज हटाई और बाहर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। समुद्र तट साफ था, सूरज चमक रहा था, पक्षी नहीं थे, कोई चिड़िया नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हवा और लहरों की आवाज। मैंने नाश्ता बनाया लेकिन खा नहीं सका। मेरा पेट गांठों में बंधा हुआ था। मुझे कुछ करना था, बस यहां बैठे रहना और मरने का इंतजार करना कोई विकल्प नहीं था। मैंने निर्णय लिया, मुझे द्वीप का पता लगाना था। शायद कोई रास्ता हो, शायद कोई पुरानी नाव हो, कुछ भी। मैंने अपना बैग उठाया, पानी की बोतल, टॉर्च, चाकू, माचिस, और फिर बाहर निकल गया। दिन में द्वीप कम खतरनाक लग रहा था। पेड़ सिर्फ पेड़ थे, चट्टानें सिर्फ चट्टानें, लेकिन फिर भी एक अजीब सी खामोशी थी, एक भारीपन हवा में, जैसे द्वीप खुद सांस रोके हुए हों। मैं प्रकाश स्तंभ से दूर चला, घने जंगल की ओर। पेड़ अजीब थे, काले तनों वाले, मुड़ी हुई शाखाओं वाले। उनके पत्ते भी गहरे रंग के थे, लगभग काले। जंगल के अंदर अंधेरा था। सूरज की रोशनी मुश्किल से पत्तों के बीच से छन कर आती थी। हवा नम और ठंडी थी। मैं सावधानी से चला, हर कदम पर नजर रखते हुए। जमीन नरम थी, पत्तियों और काई से ढकी हुई। कुछ मिनटों के चलने के बाद मैं एक खुली जगह पर पहुंचा और वहां मैंने कुछ देखा जिसने मेरे कदम रोक दिए। खंडहर, पुरानी इमारतों के अवशेष, दीवारें आधी ढही हुई, नींव दरारों से भरी। ये एक गांव था या गांव के अवशेष। मैं करीब गया। इमारतें पुरानी थीं, बहुत पुरानी, शायद 100 साल या उससे भी ज्यादा। पत्थर की दीवारों पर काई और बेलें लिपटी थीं। मैं एक इमारत के अंदर गया। यह शायद एक घर था। एक कमरा, छोटी खिड़कियां, फर्श पर पुराने फर्नीचर के टुकड़े बिखरे थे। एक टूटी कुर्सी, एक ढही मेज और कोने में एक कंकाल। मैं पीछे हट गया, दिल धड़कता हुआ। कंकाल जमीन पर पड़ा था, कपड़ों के फटे पुराने टुकड़ों में लिपटा। खोपड़ी एक तरफ झुकी हुई थी, जबड़ा खुला, जैसे चीख रहा हो। मैंने दूसरे घरों की जांच की, हर एक में कंकाल थे, कुछ में एक, कुछ में कई। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सभी वैसे ही मरे थे जैसे थे, अचानक बिना किसी चेतावनी के। यह वह गांव था जिसका जिक्र स्टीवर्ट की डायरी में था। वह गांव जो एक रात में गायब हो गया था, लेकिन वे गायब नहीं हुए थे। वे यहीं थे, मरे हुए। लेकिन कैसे, क्यों? मैंने गांव के केंद्र में एक बड़ी इमारत देखी, शायद एक चर्च या मंदिर। मैं उसकी ओर बढ़ा। इमारत बाकियों से बेहतर हालत में थी। दरवाजा अभी भी मौजूद था, हालांकि जंग खा चुका था। मैंने उसे धक्का दिया और वह कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था। छत आंशिक रूप से गिर गई थी, जमीन पर मलबा बिखरा था, लेकिन पीछे की दीवार पर कुछ था, एक नक्काशी, पत्थर में उकेरी गई। मैं करीब गया और देखा, यह एक दृश्य था समुद्र का, और समुद्र से निकलती हुई आकृतियां, मानव आकृतियां, लेकिन विकृत, भयानक। वे किनारे पर आ रही थीं, जहां लोग खड़े थे। नक्काशी के नीचे एक पंक्ति लिखी थी, एक भाषा में जो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन नीचे किसी ने अंग्रेजी में अनुवाद लिख रखा था। समुद्र की गहराइयों में वे सोते हैं, लेकिन हर 50 वर्ष में वे जागते हैं और वे भूखे होते हैं। इस द्वीप पर जो भी होगा वे उसे ले जाएंगे, क्योंकि यह उनका द्वीप है, यह हमेशा से उनका था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हर 50 वर्ष। मैंने जल्दी से गणना की। गांव 1800 के दशक के अंत में गायब हुआ था, फिर 1952 में स्टीवर्ट, फिर 1975 में राजेश कुमार, और अब दोबारा 50 वर्ष बीत चुके हैं। नहीं, मैं बुदबुदाया, यह संयोग है, यह बस संयोग है। लेकिन मेरा दिल जानता था कि यह सच था। मैं इमारत से बाहर भागा, सांस लेने के लिए तरस रहा था। मुझे यहां से निकलना था, अभी। लेकिन कैसे? मैं समुद्र तट की ओर भागा, जंगल से बाहर, खुले में। मैंने चारों ओर देखा। द्वीप छोटा था। मुख्य भूमि कितनी दूर थी? 50 किलोमीटर, 100। मैं तैर नहीं सकता था। यह आत्महत्या होगी। शायद मैं कोई संकेत भेज सकता था। प्रकाश स्तंभ का दीपक, अगर मैं उसे चालू कर सकूं तो शायद कोई देख ले, शायद कोई मदद के लिए आए। लेकिन क्या वे समय पर पहुंचेंगे? मैं प्रकाश स्तंभ की ओर वापस भागा, एक योजना बनते हुए। मुझे आज ही दीपक चालू करना था, चाहे कुछ भी हो। प्रकाश स्तंभ में वापस मैं सीधे ऊपर लालटेन कक्ष में गया। मैंने पूरे दिन बिना रुके काम किया, तारों को जोड़ना,
लेंस को साफ करना, दीपक की जांच करना। शाम तक सब कुछ तैयार था। मैंने जनरेटर चालू किया। वह गड़गड़ाहट के साथ जीवन में आया। फिर मैंने दीपक का स्विच दबाया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे दीपक चमकने लगा। पहले धुंधला, फिर तेज, फिर और तेज, और फिर अचानक एक चमकीली रोशनी, इतनी तेज कि मुझे आंखें बंद करनी पड़ी। यह काम कर रहा था। प्रकाश स्तंभ काम कर रहा था। लेंस घूमने लगा, रोशनी को समुद्र पर फेंकते हुए। यह मीलों दूर तक दिखाई देगा। मैं मुस्कुराया। पहली बार 2 दिनों में मैं मुस्कुराया। शायद मैं बच जाऊं, शायद कोई देख ले और आए। लेकिन तभी रोशनी झिलमिलाई, फिर बुझ गई। नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने स्विच फिर से दबाया। कुछ नहीं हुआ। जनरेटर अभी भी चल रहा था, लेकिन दीपक नहीं जल रहा था। मैंने तारों की जांच की, सब कुछ सही लग रहा था। फिर क्या? और तभी मुझे आवाज सुनाई दी, हंसी की आवाज, बच्चों की हंसी। मैं जम गया। धीरे धीरे मैंने पलट कर देखा। खिड़की के बाहर अंधेरे में चेहरे थे, दर्जनों चेहरे मुझे घूर रहे थे और वे मुस्कुरा रहे थे। नहीं, मैं फुसफुसाया। एक चेहरा खिड़की के बिल्कुल करीब आया, एक बच्चे का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह से काली। तुम यहां से नहीं जा सकते, बच्चे ने कहा, आवाज अजीब गूंजती हुई। यह हमारा द्वीप है, तुम अब हमारे हो। मैं पीछे हटा, लेकिन अब चेहरे सभी खिड़कियों पर थे, चारों ओर मुझे घेर लिए हुए। हमारे साथ आओ, पानी में आओ, यह अच्छा है, ठंडा है, शांत है। नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने एक कुर्सी उठाई और गलती से खिड़की पर फेंक दी। शीशा टूट गया और तुरंत वे अंदर आने लगे। हाथ मोटे फूले हुए और पीले खिड़की से अंदर घुसे, हवा में झपटते हुए। मैं सीढ़ियों की ओर भागा और नीचे उतरने लगा, लेकिन सीढ़ियों पर भी वे थे। नीचे से आ रहे थे, ऊपर से आ रहे थे। मैं फंस गया था। एक हाथ ने मेरा टखना पकड़ा। मैं चीखा और लात मारी। हाथ ने छोड़ दिया, लेकिन और हाथ आ रहे थे। मैं दूसरी मंजिल के कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपना पूरा वजन उस पर लगा दिया। दरवाजे के दूसरी तरफ वे खुरच रहे थे, धक्का दे रहे थे। खोल खोल, हमें अंदर आने दे। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। हम नहीं छोड़ सकते। इतने सालों में हमें एक ही तो मौका मिलता है इंसानी भोजन करने का, और तुम कहते हो छोड़ दो। दरवाजा हिलने लगा। वे इसे तोड़ देंगे। मैं जानता था कि वे तोड़ देंगे। मैंने कमरे में चारों ओर देखा। एक खिड़की थी। मैं उसकी ओर भागा और बाहर देखा। नीचे जमीन दूर थी, बहुत दूर, लेकिन पास में एक पेड़ था। अगर मैं कूदूं, तभी दरवाजे में दरार पड़ गई। हाथ अंदर घुसने लगे। मैंने खिड़की खोली, एक गहरी सांस ली और कूद गया। एक पल के लिए मैं हवा में था। फिर मैंने पेड़ की शाखा पकड़ ली। वह मुड़ी, लगभग टूट गई, लेकिन रुकी। मैं नीचे उतरा, शाखा से शाखा। जल्दी हाथ छिल रहे थे, शरीर दर्द कर रहा था। जमीन पर पहुंचते ही मैं दौड़ा, जंगल की ओर। कहीं भी दूर पीछे से मैं सुन सकता था पैरों की आवाज, दर्जनों पैर मेरा पीछा कर रहे थे। मैं जंगल में घुसा, शाखाओं को धक्का देते हुए, जड़ों पर लड़खड़ाते हुए। अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मैं मुश्किल से देख सकता था, लेकिन मैं दौड़ता रहा। और फिर मेरा पैर कुछ पर फिसला और मैं गिर गया, एक ढलान से नीचे, लुढ़कता हुआ, चट्टानों और शाखाओं से टकराता हुआ। मैं एक खाई में आकर रुका। शरीर दर्द से चीख रहा था। मैं उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर मुड़ गया था। दर्द की लहर दौड़ गई। मैं अंधेरे में पड़ा रहा, सांस लेने की कोशिश करते हुए। और फिर मैंने उन्हें सुना, ऊपर से, जंगल में। अर्जुन, हम जानते हैं कि तुम कहाँ हो, तुम छुप नहीं सकते। मैंने अपना मुंह बंद किया, आवाज दबाते हुए। वे करीब आ रहे थे। मैं उनके कदमों की आवाज सुन सकता था, पत्तियों की सरसराहट, और फिर एकदम से चुप्पी। मैं वहीं पड़ा रहा, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मिनट बीत गए, या शायद घंटे, मुझे नहीं पता। और फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वे चले गए थे। मैंने सांस छोड़ी। एहसास नहीं हुआ कि मैं उसे रोके हुए था। मैं सुरक्षित था, कम से कम अभी के लिए, लेकिन मैं घायल था, खोया हुआ था। और अंधेरे में मैंने अपनी जेब टटोली। टॉर्च अब भी थी। मैंने उसे निकाला और चालू किया। रोशनी ने मुझे थोड़ा साहस दिया। मैं खाई में था, चट्टानों और जड़ों से घिरा हुआ, लेकिन एक तरफ एक खुलापन था, शायद एक रास्ता। मैं रेंग कर उस ओर बढ़ा, दर्द की परवाह ना करते हुए।
और फिर मैंने देखा कि मैं कहाँ था। एक गुफा, चट्टान में एक प्राकृतिक गुफा। मैं अंदर गया, टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाते हुए। गुफा गहरी थी, अंधेरे में जाती हुई, लेकिन यह सूखी थी और छुपने के लिए एक अच्छी जगह थी। मैं अंदर की ओर गया, एक कोने में, और वहां बैठ गया। मेरा पैर धड़क रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह टूटा था, बस मोच आई थी। मैंने टॉर्च बंद की बैटरी बचाने के लिए और अंधेरे में बैठ गया। मैं बच गया था, लेकिन कब तक? तीसरा दिन मैं पूरी रात गुफा में रहा, हर आवाज पर चौंकता हुआ, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह की पहली रोशनी गुफा के मुंह से अंदर आई तो मैंने राहत की सांस ली। मैं बाहर निकला, शरीर अकड़ा हुआ और दर्द से भरा। मेरा पैर अब भी दर्द कर रहा था, लेकिन मैं उस पर वजन डाल सकता था। अच्छा संकेत था। मैंने चारों ओर देखा। मैं द्वीप के दूसरे छोर पर था, प्रकाश स्तंभ से दूर। यहाँ चट्टानें थीं, ऊंची और तेज। समुद्र उनसे टकरा रहा था, सफेद झाग बना रहा था। मुझे वापस जाना था, प्रकाश स्तंभ में। मेरा सारा सामान वहां था, खाना, पानी, उपकरण। बिना उनके मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन वे वहां होंगे, मुझे इंतजार कर रहे होंगे। मैंने एक योजना बनानी शुरू की। दिन में वे नहीं आते, कम से कम मैंने उन्हें दिन में नहीं देखा था। शायद सूरज की रोशनी उन्हें कमजोर करती है, या शायद वे सिर्फ रात में शिकार करते हैं। तो अगर मैं दिन में जाऊं, जल्दी से अपना सामान उठाऊं और वापस आ जाऊं, यह जोखिम भरा था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं धीरे धीरे सावधानी से जंगल के बीच से चला, हर छाया को देखते हुए। सूरज ऊपर था, चमकीला, लेकिन जंगल में अंधेरा था। पत्तियां इतनी घनी थीं कि सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। मैं खंडहर गांव के पास से गुजरा। दिन की रोशनी में यह कम डरावना लग रहा था, लेकिन फिर भी उदास। एक मृत स्थान, भूतों से भरा। अंत में मैं प्रकाश स्तंभ की दृष्टि में आया। मैं किनारे पर रुका, पेड़ों की आड़ से देखते हुए। प्रकाश स्तंभ शांत खड़ा था, कोई हलचल नहीं, कोई संकेत नहीं कि वहां कोई है। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। दरवाजा अभी भी खुला। मैं अंदर गया, हर कदम सावधानी से। कमरा खाली था, मेरा सामान अभी भी कोने में था। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने अपना सामान समेटना शुरू किया। जो कुछ भी जरूरी था, पानी, टिन का खाना, मोमबत्तियां, चाकू, सब एक बैग में भर लिया। लेकिन तभी मेरी नजर फिर से कप्तान स्टीवर्ट की उस पुरानी डायरी पर ठहर गई। कुछ था जो मुझे वहीं रोक रहा था। एक अनकहा एहसास, शायद एक आखिरी सुराग, एक आखिरी उम्मीद की किरण। मैंने डायरी उठाई। उसके मोटे पीले पड़ चुके पन्ने धीरे से पलटने लगा। हर शब्द पर मेरी उंगलियां थरथराती थीं। शायद कोई रास्ता हो, कोई ऐसी बात जो मुझे यहां से निकाल सके। पीछे के पन्नों में राजेश कुमार के उस डरावने नोट के बाद मुझे एक मुड़ा हुआ कागज मिला, इतना पुराना कि छूते ही धूल में बदल जाएगा। सांस रोककर बेहद सावधानी से मैंने उसे खोला। यह एक नक्शा था, द्वीप का विस्तृत नक्शा, और उस पर लाल स्याही से, ऐसी लाल जो सूखे खून जैसी लग रही थी, कई निशान बने थे। एक निशान प्रकाश स्तंभ पर, एक उस बर्बाद गांव पर जहां मैंने वे भयानक शब्द देखे थे, और तीसरा द्वीप के सुदूर उत्तरी छोर पर, जहां तीखी काली चट्टानें समुद्र से निकलती थीं। उस तीसरे निशान के पास कांपते हाथों से लिखा था, पुरानी नाव की गुफा। मेरा दिल एक पल को रुका, फिर इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा कि पसलियां फट जाएंगी। नाव, यहां नाव है। नक्शे के बिल्कुल नीचे छोटे छोटे अक्षरों में एक संदेश लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम उसी दलदल में फंसे हो जिसमें कभी मैं था। सुनो, द्वीप के उत्तर में उन काली चट्टानों के ठीक पीछे एक छुपी हुई गुफा है। उसमें एक पुरानी मछली पकड़ने की नाव पड़ी है। शायद अब भी काम करे, शायद नहीं। मैं काफी घायल हूं, लेकिन यही तुम्हारा एकमात्र मौका है। सावधान रहना। गुफा आधी पानी के नीचे है। सिर्फ कम ज्वार के समय ही वहां पहुंचा जा सकता है, और वे चीजें, वे रात में वहां भी आती हैं, हमेशा देखती रहती हैं, हमेशा भूखी रहती हैं। भगवान तुम्हारी मदद करे। विलियम स्टीवर्ट, 1952। मेरे हाथों में नक्शा कांप रहा था। मैंने उसे करीब से देखा, हर लकीर, हर निशान को दिमाग में उतारा। उत्तरी छोर, रुको, यह वही जगह थी जहां मैंने कल रात बिताई थी, उन्हीं चट्टानों के बीच। मैं उस गुफा के इतने करीब था और मुझे पता तक नहीं चला। एक उम्मीद की किरण, कमजोर, डरावनी,
लेकिन फिर भी एक किरण मेरे अंदर जगी। शायद मैं बच सकूं, बस शायद। मैंने अपने फोन में समय देखा। बैटरी लगभग खत्म थी, लेकिन अभी भी दिखा रही थी। दोपहर के 2:17 बज रहे थे। ज्वार का समय। मुझे नहीं पता था कि यहां कम ज्वार कब आता है, लेकिन इतना जरूर जानता था कि मुझे इसी वक्त ही कोशिश करनी होगी। आज रात तक इंतजार करना मौत को न्योता देना होगा। मैंने बैग उठाया, नक्शे को सावधानी से जेब में रखा और प्रकाश स्तंभ के दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी ऊपर से एक आवाज आई, लालटेन वाले कमरे से कदमों की आवाज, भारी, धीमे, जानबूझकर। मैं पत्थर की मूर्ति बन गया। मेरी सांस गले में अटक गई। लेकिन यह तो दिन का समय था, वे चीजें दिन में नहीं आती। स्टीवर्ट ने लिखा था कि वे सिर्फ रात में धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। मैंने अपना सिर घुमाया और सर्पिल सीढ़ियों की ओर देखा, और उसी पल मेरे रगों में बहता खून बर्फ बन गया। सीढ़ियों पर ऊपर से नीचे आते हुए एक आकृति थी, लेकिन यह वे समुद्री प्राणी नहीं था। यह कोई राक्षस नहीं था, यह एक आदमी था, सामान्य दिखने वाला, कपड़े पहने हुए, फटी शर्ट, पुरानी जीन्स। लेकिन उसकी त्वचा, भगवान, उसकी त्वचा, वह पीली थी, मुर्दे जैसी सफेद और गीली, ऐसी गीली जैसे बहुत लंबे समय से पानी में भीगी हों। उसकी आंखें वे सफेद थीं, पुतलियां नहीं थीं, और वे सीधे मुझे देख रही थीं। अर्जुन, उसने मेरा नाम लिया, एक अजीब गीली आवाज में, जानी पहचानी लेकिन भयानक। मेरा दिल बैठ गया। इब्राहिम, मेरी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। तुम। ये वही था, वह मछुआरा जो मुझे यहां लाया था, जो मुझे यहां छोड़कर चला गया था। वह मुस्कुराया, एक भयानक, टेढ़ी, अप्राकृतिक मुस्कान। उसके मुंह से समुद्र का पानी टपका। हाँ अर्जुन, मैं वापस आ गया, उसने कहा, एक एक शब्द खींचते हुए। तुम्हें लेने? मैं पीछे हटा, दीवार से सटते हुए। तुम उनमें से एक हो। मेरी आवाज में विश्वास नहीं था, लेकिन मेरा दिल सच जानता था। अब हूं, इब्राहिम ने कहा, और एक कदम नीचे उतरा। जब मैं यहां से गया, मुझे लगा कि मैं बच गया, लेकिन वे मेरे साथ आए, समुद्र के नीचे, गहराई में। उन्होंने मुझे खींचा, नीचे और नीचे, जब तक मेरे फेफड़े पानी से नहीं भर गए। वह फिर मुस्कुराया, और इस बार मैंने उसके दांतों के बीच कुछ हिलता देखा, शायद एक छोटी मछली या कुछ और भयानक। और अब मैं उनका हूं, जैसे तुम जल्दी ही होगे। पानी तुम्हें बुला रहा है अर्जुन, तुम सुन सकते हो ना? नहीं, मैंने कहा दांत पीसते हुए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। और वह झपटा। इब्राहिम तेजी से सीढ़ियां उतरा, अप्राकृतिक गति से। मैं पलटा और दरवाजे की ओर भागा। बाहर तेज धूप में। पीछे मुड़कर देखा तो इब्राहिम दरवाजे की दहली पर रुक गया था, छाया में खड़ा। उसने धूप में कदम रखने की कोशिश की, लेकिन जहां सूरज की किरण उसकी त्वचा पर पड़ी, वहां धुआं उठा। उसने चीखते हुए हाथ पीछे खींचा। सूरज! मुझे समझ आया। मेरी सांस तेज चल रही थी। तुम धूप में नहीं आ सकते। इब्राहिम ने दरवाजे की चौखट पकड़ी। उसकी सफेद उंगलियां लकड़ी में ढंस गईं। वह गुस्से से मुझे घूर रहा था। तुम हमेशा भाग नहीं सकते अर्जुन। उसकी आवाज अब कई आवाजें थीं, एक साथ फुसफुसाती हुई। सूरज डूबेगा, रात आएगी, वह हमेशा आती है, और हम इंतजार करेंगे। हम बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं। हमने 50 साल इंतजार किया है, एक रात और क्या है। मैं मुड़ा और भागा, जितनी तेजी से मेरे घायल पैर और थकी मांसपेशियां अनुमति दे रही थीं। जंगल की ओर, उत्तर की ओर, उम्मीद की उस आखिरी किरण की ओर। मैं लगभग 2 घंटे लगातार चलता रहा, रुका नहीं, पानी पीने के लिए भी नहीं, बस आगे बढ़ता रहा। पेड़ों की शाखाएं मेरे चेहरे को खरोंच रही थीं, जड़ें मेरे पैरों को फंसा रही थीं, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि सूरज पश्चिम की ओर झुकता जा रहा था। आसमान में नारंगी रंग फैलने लगा था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। अंततः जब मेरे फेफड़े आग की तरह जल रहे थे, मैं उत्तरी तट पर पहुंचा। काली चट्टानें विशाल नुकीली समुद्र से उठती हुई जैसे किसी दानव के दांत। लहरें उन पर टकरा रही थीं, सफेद झाग छोड़ती हुई, लेकिन पानी का स्तर नीचा था। रेत दिख रही थी, कम ज्वार। धन्यवाद भगवान, मैंने फुसफुसाया। धन्यवाद। मैंने जेब से नक्शा निकाला। हवा उसे मेरे हाथों से छीनने की कोशिश कर रही थी। मैंने ध्यान से देखा। छुपी गुफा,
चट्टानों के पीछे दक्षिण पूर्व कोण। मेरी निगाहें चट्टानों को स्कैन करने लगी, हर छाया को, हर खाली जगह को। कहां हो तुम, कहां हो? और फिर मैंने उसे देखा। दो विशाल चट्टानों के बीच, जहां वे एक कोण बनाती थीं, एक संकरा मार्ग था, अधिकांश पानी में डूबा हुआ। अगर ज्वार ऊंचा होता तो यह पूरी तरह छुप जाता। यही है। मेरे हाथ कांप रहे थे, डर से या उत्साह से, मुझे नहीं पता। मैंने अपने जूते उतारे, मोजे उतारे, बैग को सिर के ऊपर उठाया और पानी में उतरा। भगवान, ये कितना ठंडा था! इतना ठंडा कि मेरी सांस एक झटके से रुक गई। मेरी मांसपेशियां अकड़ गईं, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। पानी पहले टखनों तक था, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। चट्टानों के बीच पहुंचते पहुंचते यह मेरी छाती तक आ गया था। मुझे तैरना पड़ा, एक हाथ से बैग को ऊपर पकड़े हुए, दूसरे से पानी काटते हुए। ठंड मेरी हड्डियों में चुभ रही थी। चट्टानों के बीच का रास्ता संकरा और अंधेरा था। दोनों तरफ की दीवारें मेरे कंधों को रगड़ रही थीं और पानी गहरा होता जा रहा था। मैं आगे बढ़ता रहा, डरा हुआ, कांपता हुआ, लेकिन दृढ़। और फिर मैंने इसे देखा, चट्टानों के उस पार एक खुली जगह, और उसमें पानी के ठीक ऊपर अंधेरे में एक गुफा का मुंह। मैं अंदर तैर गया। अंधेरा मुझे निगल गया। मैंने तुरंत अपना वाटरप्रूफ टॉर्च बैग से निकाला, उसे चालू किया। रोशनी फैली और मैंने देखा एक छोटी गुफा, नम दीवारें, एक तरफ रेत और पत्थर, और वहां एक तरफ रेत पर खींची हुई, जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से यहां तक लाई हो, एक नाव। मेरी आंखें भर आईं। ये पुरानी थी, बहुत पुरानी। लकड़ी मुड़ चुकी थी, जगह जगह सड़ रही थी, लेकिन अभी भी साबुत थी। और उसमें पतवारें थीं, चप्पू थे। और मेरा दिल एक बार फिर उछला। एक छोटा आउटबोर्ड मोटर। मैं पानी से बाहर निकला, लड़खड़ाते हुए नाव के पास पहुंचा। मेरे हाथ उस पर फिरे। यह असली थी, यह सब असली था। मोटर जंग से भरा था, तार टूटे हुए, स्पार्क प्लग गायब। लेकिन शायद, बस शायद, मैंने अपने बैग से उपकरण निकाले और काम शुरू किया। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, शायद 20 मिनट, शायद 1 घंटा। मैं बस काम करता रहा, उंगलियां कांपती हुई, टॉर्च मुंह में दबाए, बोल्ट कसता, तारें जोड़ता, ईंधन लाइन साफ करता। बाहर गुफा के मुंह से आती रोशनी धुंधली होती जा रही थी, नारंगी से गुलाबी, गुलाबी से बैंगनी। सूरज डूब रहा था। मैंने मोटर में ईंधन डाला और स्टार्ट किया। मैं मोटर से विनती कर रहा था, जैसे यह जीवित हो। कृपया चालू हो जाओ, कृपया। मैंने स्टार्टर की रस्सी खींची, कुछ नहीं हुआ। फिर से खींचा, कुछ नहीं। तीसरी बार पूरी ताकत से। मोटर खांसी, एक कमजोर आवाज आई, फिर मर गई। नहीं नहीं नहीं, मैं दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें चालू होना होगा। चौथी बार मैंने आंखें बंद कर ली, एक प्रार्थना की और पूरी ताकत से रस्सी खींची। गड़गड़ाहट, खांसी और फिर एक गुर्राहट। मोटर जीवित हो गई, अस्थिर, कांपती हुई, काला धुआं छोड़ती हुई, लेकिन चल रही थी। मैंने चिल्लाकर खुशी मनाई, अपनी मुट्ठी हवा में उछाली। मेरे पास एक मौका था। मैंने नाव को धक्का देकर पानी में उतारा। यह भारी थी, लेकिन धीरे धीरे खिसकी। पानी में पहुंचते ही यह तैरने लगी। मैं कूद कर अंदर बैठा, मोटर पकड़ी और धीरे से गति दी। नाव आगे बढ़ी, धीरे धीरे, गुफा के मुंह की ओर। मैं बाहर निकला, चट्टानों के बीच से, खुले समुद्र की ओर। और जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने उन्हें देखा, पानी में, सैकड़ों, समुद्र की सतह के ठीक नीचे, ऊपर की ओर देखते हुए। उनके सफेद चेहरे पानी में तैरते हुए। उनकी आंखें जहां आंखें होनी चाहिए थीं, अंधेरे खड्डे। वे चारों ओर थे, घेरा बनाए हुए, इंतजार करते हुए। नहीं, मेरे होंठों से आवाज फूटी, नहीं नहीं नहीं। मैंने आसमान की ओर देखा। सूरज क्षितिज को छू रहा था, आधा डूब चुका था। आखिरी किरणें समुद्र पर सुनहरी धारियां बना रही थीं। मुझे भागना होगा अभी। मैंने मोटर को पूरी गति दी। नाव आगे की ओर झटका खाकर बढ़ी, छोटी छोटी लहरों को काटती हुई। मैं पीछे मुड़कर द्वीप को देखता रहा। वह अंधेरे में डूबता जा रहा था और सूरज की आखिरी किरण बुझ गई। तुरंत वे ऊपर आने लगे, पानी से निकलते हुए।
दर्जनों गीले सड़े हुए हाथ सतह को तोड़ते हुए, चेहरे उभरते हुए, बिना आंखों के, बिना नाक के, सिर्फ खुले मुंह वे तैर रहे थे नाव की ओर तेजी से। नहीं, मैं चिल्लाया, दूर रहो, मुझसे दूर रहो। पहला हाथ नाव के किनारे को पकड़ गया, उंगलियां ठंडी गीली किनारे पर चिपकी। फिर एक और हाथ, फिर एक और। वे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नाव एक तरफ झुकी, पानी नाव किनारे के ऊपर आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपना चाकू निकाला और उन हाथों पर वार करना शुरू किया। ब्लेड गीले मांस में धंसा, काली चीजें बाहर निकली, खून नहीं, कुछ और गाढ़ा। कुछ हाथ छूटे, लेकिन और आ रहे थे, बहुत सारे। नाव हिल रही थी, एक तरफ झुकी हुई, लगभग पलटने वाली। छोड़ो, मैं चाकू घुमाते हुए चीखा, मुझे जाने दो। मोटर चीख रही थी पूरी गति पर, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नाव आगे बढ़ रही थी, द्वीप से दूर। मैं उन हाथों को काटता रहा, वे आते रहे, एक अंतहीन नाइटमेयर। और तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, नाव के अंदर से, अर्जुन। मेरा खून जम गया। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां नाव के पिछले हिस्से में पानी में लथपथ फूला हुआ इब्राहिम था। तुम बच नहीं सकते, उसने कहा, और उसके मुंह से पानी की धार बही। कोई नहीं बचता, कभी नहीं। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। वह ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा, लेकिन मैं पहले से तैयार था। मैंने अपनी लालटेन उठाई, जो अभी भी मेरे पैरों के पास जल रही थी, और बिना सोचे पूरी ताकत से उसके चेहरे पर फेंक दी। कांच टूटा, तेल फैला, आग लपटों में बदल गई। इब्राहिम चीखा, एक ऐसी चीख जो मानवीय नहीं थी, जो दर्जनों आवाजों का मिश्रण थी, जो मेरी आत्मा को कांपा देने वाली थी। वह लपटों में लिपटकर पीछे लुढ़का और पानी में गिर गया। एक विशाल फुहार उठी, भाप बनी, और वह गायब हो गया। मैंने मोटर पकड़ी और पूरी गति दी। नाव तीर की तरह आगे बढ़ी। पीछे मुड़कर देखा तो द्वीप छोटा होता जा रहा था। एक काली छाया, और वे प्राणी, वे अभी भी पानी में तैर रहे थे, लेकिन धीमे पड़ गए थे, रुक रहे थे। शायद उनकी एक सीमा थी, शायद वे द्वीप से दूर नहीं जा सकते थे। मैं चलता रहा घंटों तक। रात के गहरे अंधेरे में सितारे मेरी एकमात्र रोशनी थे। हवा ठंडी थी, तेज थी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं जीवित था, मैं भाग रहा था। और फिर जब पूर्व में पहली धूसर रोशनी फैलने लगी, जब सुबह का तारा क्षितिज पर चमका, मैंने इसे देखा। दूर में धुंधली लेकिन वास्तविक रोशनियां, इमारतें, जमीन, मुख्य भूमि, तट। मैं रोने लगा, जोर जोर से, बिना रुके, राहत से, थकान से, खुशी से, विश्वास से। मैं बच गया था। 2 सप्ताह बाद मैं चेन्नई के एक निजी अस्पताल में हूं। सफेद चादरें, एंटीसेप्टिक की गंध, बाहर शहर का शोर, सामान्य दुनिया, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं लगता। डॉक्टरों ने कहा कि मुझे गंभीर डिहाइड्रेशन था, हल्का हाइपोथर्मिया, कुछ संक्रमण, कुपोषण। मेरे पैर में घाव भर गया है, लेकिन एक निशान रहेगा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, तटरक्षक को, पुलिस को, यहां तक कि अखबार वालों को। किसी ने विश्वास नहीं किया। भ्रम, एक मनोचिकित्सक ने कहा, अकेलेपन और तनाव से उत्पन्न मतिभ्रम बहुत सामान्य है ऐसे अलग थलग स्थानों में। थकान, दूसरे ने कहा, आपने जो देखा वो वास्तविक नहीं था। लेकिन तटरक्षक ने फिर भी एक टीम भेजी काला द्वीप पर जांच के लिए। वे 2 दिन बाद लौटे। कुछ नहीं मिला, कोई प्राणी नहीं, कोई शव नहीं, बस एक खाली बंजर द्वीप, एक पुराना टूटा प्रकाश स्तंभ, एक बर्बाद गांव। हमें कप्तान स्टीवर्ट की डायरी नहीं मिली, उन्होंने कहा। कोई नक्शा नहीं, कोई नाव नहीं, लेकिन सबसे अजीब बात, उन्हें इब्राहिम भी नहीं मिला। मछुआरा गायब था। उसकी नाव समुद्र में खाली तैरती मिली थी, तट से 10 किलोमीटर दूर, लेकिन इब्राहिम का कोई निशान नहीं। समुद्र में डूब गया होगा, पुलिस ने फाइल बंद कर दी। लेकिन मैं जानता हूं कि उसका क्या हुआ। वह कहां है? वह उनके साथ है, पानी में, द्वीप के चारों ओर, इंतजार करता हुआ। आज सुबह तटरक्षक विभाग के एक अधिकारी आया। उसने मुझे एक लिफाफा दिया। अंदर एक चेक था, मेरी पूरी फीस, और एक पत्र। श्री अर्जुन शर्मा, हमने काला द्वीप प्रकाश स्तंभ परियोजना को स्थायी रूप से रद्द करने का निर्णय लिया है।
संरचनात्मक समस्याओं और सुरक्षा चिंताओं के कारण उस स्थान को मरम्मत के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। प्रकाश स्तंभ बंद रहेगा। द्वीप को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हाँ, मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक खुद का ख्याल रखना।